ग्लोबल आईटीआई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की फर्स्ट ईयर वालों के लिए एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, ठीक, जिसका आज हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज चल रही थी जिसका हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि फ्री पीडीएफ और फ्री टेस्ट हमारे ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। वेबसाइट है www.globaliti.org। ठीक है, www.globaliti.org। आप चाहे तो डायरेक्ट ग्लोबल आईटीआई भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने लगेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला जो आएगा लिखा हुआ 100% फ्री पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर आईटीआई स्टूडेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं। आज तो डिपेंड करता है कब क्या आता है। ठीक है, तो आपके सामने एक आएगा इंटरफेस खुल करके रंग बिरंगा सा, आप इसको देख सकते हैं। और इस पे आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्वेश्चन पेपर कैसे होते हैं, अपडेट कैसे होते हैं, मॉडल पेपर कैसे होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगा सकते हैं, साथ में सिलेबस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कैसी लगेगी जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है कि इसमें और इंक्लूड करके लाए। उन्हें लगता है कि अरे ये तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो खाली पास होने के लिए मत पढ़ो। मैंने एक वीडियो में समझाया था सेकंड ईयर वालों को कि थ्योरी और एमसीक्यू एक साथ चलना कितना जरूरी है, तो यहां समय नहीं लेंगे आपका, बस इतना समझा दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। हमारा थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में साथ में लेके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए क्लास देखते हैं। क्वेश्चन बोला है विच पैरामीटर ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग कैपेसिटी। तार का कौन सा पैरामीटर वर्तमान नहीं धारा, ठीक है, वर्तमान नहीं धारा, धारा वहन क्षमता के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, सीधे अनुपातिक। और कल की क्लास में हमने आपको बताया था, इसीलिए कहा कि भाई पीछे की सीरीज कंप्लीट करते हुए देखिए, बड़ा मजा आएगा। अगर आप पिछली क्लासेस छोड़ेंगे और सोचेंगे अरे आज की क्लास देख लेते हैं, आज की क्लास में कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली अगर नए क्वेश्चन आएंगे सीखने को मिलेगा, बट कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली उससे रिलेट होते हैं, तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कल हमने समझाया था आपको कि एक पाइप है, मान लीजिए पानी की पाइप है, ठीक है। अब पाइप जितनी छोटी होगी जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से उसमें पानी जाएगा। छोटी पाइप में कम पानी जाता है, मोटी पाइप में हमारा ज्यादा पानी जाता है, तो हमारा धारा भी उसी तरह से रिलेट करती है ना। जितना हमारा छोटा कंडक्टर होगा, मतलब छोटे कंडक्टर के हमारे एरिया डायमीटर जितने कम होगा तो हमारा वो उतना ही करंट कम ले जाएगा, लेकिन डायमीटर ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा। तो धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कह ले समानुपाती, ठीक है, सीधा अनुपातिक या समानुपाती होता है किसके, चालक के व्यास का। ठीक है, कल की क्लास में भी समझाया था और यहाँ भी चलो बता दिया हमने कि चालक के व्यास और धारा उसमें ज्यादा बहा करके ले जाती है। तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर का डायमीटर व्यास हमारा सीधे अनुपातिक होता है हमारा धारा वहन क्षमता के। ठीक है, धारा कितनी ले जा रही है, धारा वहन क्षमता, कैपेसिटी ना। ठीक है, चल समझ में आ गया। वायर रेजिस्टेंस इसलिए लेना देना नहीं है भैया, ये प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो इसमें सीधा अनुपाती पूछ रहा है तो प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, पासिंग करंट कैसे बोल सकते हैं, पासिंग करंट में पहले ये खुद ही बोल रहा है कि जो धारा की कैपेसिटी, धारा वहन क्षमता है वो धारा की समान अनुपाती है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होगा। और कंडक्टर शेप से भी नहीं होगा कि भैया मान लो चौकोर कंडक्टर है, ऐसे गोला कंडक्टर, इससे क्या ले लेना, हमें उसका पता है कि भैया जो धारा इनपुट जा रही है वो हमारा आउटपुट जा रही है, वो हमारा ज्यादा मात्रा में जाए। ठीक है, नेक्स्ट वाला व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो विथ इंक्रीज डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के बड़े हुए व्यास के साथ वर्तमान नहीं धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव है। कंडक्टर के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह का क्या प्रभाव है। कह रहा है हमने कोई कंडक्टर ले लिया, पहले मान लो हमारा कंडक्टर ये था, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर, समझ रहे हैं आप, चालक की बात कर रहा है। ठीक है, चालक कोई हमारा इस तरह से था, तो इसमें धारा बहा रहे थे हम, और
हमने क्या किया, व्यास उसका बड़ा कर दिया, और अब बताओ क्या असर पड़ेगा धारा पे। तो धारा भी तो ज्यादा जाएगी। अभी समझाया आपको कि देखो कोई भी चीज ना इमेजिन करके पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। थ्योरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ही ऐसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, भाई इसको इमेजिन करके और ब्लॉक डायग्राम से समझा जाता है, फिगर से समझा जाता है। ठीक है, जो वैल्यू याद करने वाले तो वो तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट जो वैल्यू वाली काम नहीं है, जो ब्लॉक डायग्राम वाला है, तो उसी से करना चाहिए। ठीक है, बड़ा मजा आता है ठंड में। ठीक है, तो धारा भी ज्यादा बहेगी कि नहीं, जैसे मान लो कि बस में, ठीक है, बस में 2 वाली सीट होती है एक तरफ, और एक तरफ 3 वाली सीट होती है। तो 2 वाली सीट पे हमारा 2 लोग बैठते हैं, 3 वाली सीट पे 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, अब 2 वाली सीट पे और अगर हमें बढ़ाना हो, लोग जबरदस्ती एडजस्ट करेंगे तो 3 नहीं आ सकते, 4 नहीं आ सकते ना, लेकिन 3 वाली पे 4 आ सकते हैं। तो देखिए जितना बड़ा होगा उस कैपेसिटी उसको अपने अंदर रखने की भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह समझ लिया। वैसे पाइप वाला एग्जांपल सबसे आसान होता है, छोटी पाइप कम धारा, बड़ी पाइप ज्यादा धारा। ठीक है, तो उच्च वर्तमान नहीं धारा। हम आपको हमेशा इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन देखें एग्जाम में तो एक बार इंग्लिश वाली लाइन जरूर पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि मान लो आपको हिंदी में आपने पढ़ लिया, आपको समझ ही में नहीं आ रहा सवाल, तो इंग्लिश में सवाल बहुत आराम से समझ में आ जाता है। हम इंग्लिश को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे हम आसानी से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं और कैसे हम कहीं अच्छे से जॉब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब गलतियां होती है तो जो हमारे एग्जामिनर वगैरह होते हैं, जो हमारी संस्था वगैरह होती है, वो हमारी इंग्लिश को प्रेफर करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्तमान लिखा है, करंट को, करंट तो हमारा धारा होगा, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, फटाफट डी हो गया। What is the relation of wire diameter with current carrying capacity of conductor? कंडक्टर की वर्तमान धारा ले जाने की क्षमता के साथ तार का व्यास क्या होता है, तार का व्यास का क्या संबंध है। ओके, तो हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई वही क्वेश्चन है, देखो पहला वाला ही क्वेश्चन है, कंडक्टर्स डायमीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पे खुद ही कह दिया सीधा अनुपातिक है, और यहाँ पे वही ऊपर वाला लिख दिया और नीचे पूछा क्या अनुपात होगा, व्यास का क्या संबंध है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम नहीं लेना है। चलो, हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड? स्थिर विद्युतिक आवेश को क्या कहा जाता है? तो स्थिर है तो स्टैटिक कहा जाएगा, रुका हुआ है ना स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो ऊर्जा हमारी रुकी हुई होती है उसको स्टैटिक। अब इसका एग्जांपल देखो, कंघी को बालों में रगड़ो, फिर एक पेपर को उठाओ, देखना वो थोड़ा सा उठेगा। वो क्या होता है, चार्ज हमारा हो गया कंघी और उसमें ऑलरेडी चार्ज है, तो हमारा एक दूसरे को भाई अट्रैक्शन करेगा चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपने पढ़ा होगा ना, तो माइनस प्लस जब साथ में रहता है तो ये हमारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, मतलब दूर दूर भेजेगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी दूर दूर भेजेगा। ठीक है, केमिकल चार्जेस आपको पता है बैटरी में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो बैटरी में केमिकल चार्जेस वगैरह होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम जान ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, करंट, धारा, इन सब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फटाफट, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी? विद्युत मात्रा को मापना है। ठीक है, कोई भी विद्युत मात्रा हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, उनको मापना है। ठीक है, मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? अब मीटर होगा। ठीक है, मीटर इसलिए हमने कहा क्योंकि कई टाइप के मीटर हो जाएंगे इसमें आएंगे, और इसमें सारी इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मेजरमेंट की चीजें आ जाएंगी, जैसे धारा माप लेंगे, वोल्टेज माप लेंगे, फ्रिक्वेंसी भी माप लेंगे, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी माप लेंगे, तो इसलिए हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपके निमी के पीडीएफ में ऑप्शन नंबर 3 में और ऑप्शन नंबर 2 में आई थिंक सेम ही ऑप्शन दिए हैं, तो उस पर चिंता मत करना कि यहाँ अलग है वो अलग है। चलिए इसमें गलत है तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और आप इसको समझ भी लोगे। ठीक है, चलो आप समझते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। ठीक है, अगर हम मीटर की बात करते हैं, देखो अमीटर क्या करता है, धारा मापता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं, किसमें, एम्पियर में मापता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये मत सोचना कि भाई फिजूल पढ़ाया जा रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि फिजूल पढ़ाए आपको, और आपके पास भी समय नहीं है कि आप मुझे फिजूल देखेंगे। भाई अपना टाइम कहीं और दोगे अगर जहां अच्छे कंटेंट मिले, लेकिन इसीलिए हम समय नहीं लेते। कई बच्चे बोलते बहुत तेज तेज बोलती है, बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, हम सोचते कम समय में काम हो जा रहा है तो फिर
देर क्यों करना, ठीक है। वरना बच्चे क्या करते हैं, फिर वो 2x पे देखेंगे, फिर 3x पे देखेंगे, क्या फायदा। आप देखो ना, नॉर्मल हम तेज बोल रहे हैं तो वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर नापता है, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, और इसको किस में नापता है, वोल्ट में नापता है, ठीक है। समझ में आया। ओम मीटर की बात करें तो प्रतिरोध नापता है, और ये ओम में नापता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप ये मत सोचना कि फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर पास करना है, आपको सेकेंडरी पास करना है, अच्छे मार्क्स भी लाने, साथ में आपको कंपटीशन में निकालना है। ये सब सवाल क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में, ठीक है। वॉट मीटर की बात करें तो विद्युत शक्ति मापता है, ठीक है, किसमें, वॉट में मापता है। मल्टीमीटर ये बहुत सारी चीजें मापता है, कभी मौका मिलेगा तो प्रैक्टिकल में भी हम देखा जाएगा, ठीक है। एक बहुमुखी उपकरण जो वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, कभी कभी आवृत्ति और धारिता जैसे अन्य विद्युत मापदंडों को भी माप सकता है, मतलब बहुत सारी चीजों को ये आराम से माप लेता है, ठीक है। ऑक्सिलोस्कोप की बात करें तो एक सीआरओ होता है, उसी की बात कर रहा है, समय के साथ विद्युत संकेतों के तरंग रूप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसमें जो भी हम सिग्नल लेते हैं ये हमारा वेव फॉर्म के रूप में दिखाता है। वेव फॉर्म समझ रहे हैं, इस तरह का वेव फॉर्म हमें दिखता है और हम उसको मेजर करके समझ लेते हैं, अच्छा वोल्टेज कितना है इसमें, अच्छा करंट कितना है, ऐसे करके, ठीक है। एलसीआर मीटर की बात कर रहे हैं। छोटे एलसीआर में हमारा क्या क्या मेजर करेगा, प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध, ये तीन तो मापेगा भाई एलसीआर। ये प्रेरण, ये धारिता, ये प्रतिरोध, ये तीन ही नापेगा। आवृत्ति मीटर की बात करें तो ये ऐसी संकेतों की आवृत्ति यानी हर्ट्ज मेजर करता है। आवृत्ति मीटर भी अलग से आता है, ठीक है। एम्पियर घंटा मीटर की बात करें तो किसी सर्किट से गुजरने वाले बिजली की कुल मात्रा एम्पियर घंटों में दिखाता है, हम उसको मापते। तो ऐसे बहुत सारे मीटर होते हैं, तो हमारा आंसर तो भाई मीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे ये वोल्ट मीटर है, ये दूसरे टाइप का वोल्ट मीटर है, ये भी हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये भी हमारा मीटर ही है, ये घरों में लगने वाला मीटर है। ये भी हमारा किलो ओम लिखा है, यहाँ पे छोटा सा बहुत किलो ओम लिखा है, ठीक है। हम कैसे मेजर करेंगे, हम कैसे पता करेंगे ये कौन सा वाला मीटर है, तो ध्यान रखना वैल्यू प्रिंटेड होती है, वैल्यू प्रिंटेड होती है। वैल्यू समझ रहे हो, मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब जो हमारी जैसे वोल्टेज नाप रहा तो V होगा, और एम्पियर नाप रहा है करंट नाप रहा तो A लिखा होगा, रेजिस्टेंस नाप रहा तो ओम लिखा होगा, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी नाप रहा तो हर्ट्ज लिखा होगा, ठीक है। वॉट प्रति घंटा लिखा होगा, तो उसको हम पढ़ के समझ सकते हैं कि भैया क्या माप रहा है, ठीक है। ये भी मीटर है हमारा, ये तो मल्टीमीटर है, ठीक है। देख लीजिए आप मल्टीमीटर को, ये ओम मीटर है या अमीटर है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, ठीक है। धारा हमारा मेजर करता है, इसको क्लैंपिंग बोलते हैं, क्लैंपिंग मीटर, ठीक है। क्लैंप मीटर लिख भी देते हैं, क्लैंप मीटर, ठीक है। और ये हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है। ये भी दूसरे टाइप का मल्टीमीटर है, ये दूसरे टाइप का, ये हमारा नॉर्मल मल्टीमीटर, और इसमें कुछ ज्यादा ही और भी चीजें सुविधाएं दी रहती है। ये भैया वर्नियर कैलिपर, और ये माइक्रोमीटर लिख देते हैं। अभी इसका फिगर क्यों लाएगा, फिगर दिखा के आपसे पूछ सकता है कि क्या है, कौन सा औजार है, कौन सा टूल है और कैसे मेजर होता है। तो देखो दोनों ही हमारी मोटाई डायमीटर मापने के लिए होता है। ये बाहरी परत को मापता है, बाहरी परत का मतलब मोटाई, ठीक है, को मापता है। अब देखिए इसको समझाने के लिए आधा घंटा अलग से लग जाएगा, इसको समझाने के लिए आधा घंटा अलग से लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे काम नहीं आया, बस आपके ऑप्शन में था तो मैंने सोचा फिगर दिखा दे और उसको समझा दे थोड़ा सा। बाकी अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो अभिषेक सर ने ऑलरेडी ग्लोबल ITI की शॉर्ट वीडियो में आप उनका सर्च करिएगा, माइक्रोमीटर मेजरमेंट और या वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट, आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। मुझे कभी मौका मिलेगा तो हम भी समझा देंगे, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता, ठीक है, मैं भी समझा दूंगी। और ये भी हमारा मेजर करता है। बट देखिए फायदा क्या है इस वाले का हमारा, कि मान लो कोई एक बंद हमारा डब्बा है और उसमें अंदर का हमें मापना है कि कितनी मोटाई या फिर कितना इसके अंदर गैप है, मतलब कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापनी है। तो इसको हम रख देंगे इसके अंदर और इसको फैला लेंगे, सेट कर देंगे और फिर हम मापेंगे, ठीक है। यही ये भी हमारा उसी तरह मापता है, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम देख सकते हैं खाली बाहरी माप ले सकता है तारों का, ठीक है। तो दोनों मेजरिंग
इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। वर्नियर कैलिपर आप जरूर देखिएगा, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर का उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप देखिएगा, ठीक है, आपको नॉलेज मिलेगी। तो इसका ऑप्शन हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों को लेकर के समझा दिए थोड़ा सा, ठीक है। कभी मौका मिला तो पूरा समझा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आपको समझना है, क्योंकि भाई आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल मेजर करना आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर से हम कैसे मेजर करते हैं और माइक्रोमीटर से कैसे मेजर करते हैं। विच टर्मिनल ऑफ मीटर इज कनेक्टेड टू मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है। हमने माना ये हमारा मीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ स्केल लगा हुआ है, ठीक। अब ये कह रहा है ये मीटर है भैया, और इसका कौन सा टर्मिनल हम मेजरिंग करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। मान लो हमारी सर्किट है, उसमें हम मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसके कहा, इसको इनपुट पे ही तो हम कनेक्ट करेंगे भैया, इसको और कहीं जगह है, कहीं और जगह है क्या आउटपुट? तो ये खुद ही स्केल से दिखा रहा है ना, या मल्टीमीटर रहेगा तो वो वैल्यू दिखाएगा ना, तो इसके इनपुट टर्मिनल पे ही तो हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर से हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे भी शायद इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल लिखा था आपके पीडीएफ में, तो उसको परेशान नहीं होना है कि मैम आपके वाले में नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ है। आपको सही जवाब जानने से मतलब है एग्जाम में, अगर मान लीजिए दोनों आ गया, और वैसे तो इसमें आंसर नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इन्हीं दो में से दिखाया है और इन्हीं में से एक आंसर है, उसका भी हम बताएंगे। फिलहाल ये ऑप्शन हो जाएगा इनपुट टर्मिनल, ठीक है। पॉइंटर तो हमें पता है, इस जो ये पॉइंटर होता है इसको हम पॉइंटर कह रहे हैं, इसको भी अभी आगे समझेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इन मार्क इन। मीटर द्वारा मापी गई विद्युत मात्रा को इसमें कैसे चिन्हित किया जाता है। मतलब हमारी जो विद्युत माप रहे हैं हम, तो उसकी मतलब कैसे मेजर किया जाता है। तो हम अभी आपको जस्ट पीछे बताए, पिछले वाली साइड में क्या करते हैं, वॉल्वो नहीं होगा, वैल्यूज को प्रिंट करना, मतलब उसकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी प्रिंट होती है। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन है कि भाई आपके पीडीएफ में, निम्मी के पीडीएफ में, ठीक है, निम्मी के पीडीएफ में आपके दोनों ऑप्शन यही दिया हुआ है, प्रिंटिंग द वॉल्स, प्रिंटिंग द वॉल्स, जबकि प्रिंटिंग द वॉल नहीं, वैल्यू प्रिंट, और ऑप्शन सी वाले को सही माना है, तो यानी उनसे मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, मिस टाइप हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है। तो हाँ क्या करेंगे, हम उसको सही कर लिए भैया, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी को वो सही माना है, तो हमें पता है कि वो ये लिखना चाह रहा था, ठीक है, प्रिंटिंग द वैल्यूज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कलर कोड हम क्या करते हैं, संधारित्र का और रजिस्टर का, ये रजिस्टर के लिए होता है, ठीक है। प्रतिरोध से हम कलर कोड मापते हैं, और संधारित्र का भी कलर कोड होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि संधारित्र का कलर कोड नहीं होता, उसका भी होता है। कभी मौका मिला कनेक्ट रहा गया तो जरूर दिखाएंगे आपको, ठीक है। डायरेक्टली प्रिंटिंग द स्पेसिफिकेशन, डायरेक्टली प्रिंटिंग मतलब हमारे जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उस पर प्रिंट होता है, लेकिन जैसे रजिस्टर की बात करें तो उस पर प्रिंट नहीं होता है भैया, उस पर प्रिंट होता है, उसमें तो कलर कोड रहता है। तो हम कैसे कह सकते हैं बात को, सेम ही बात है, प्रिंट डायरेक्टली प्रिंट होता है बट मैक्सिमम में नहीं हो रहा है। तो हम वैल्यूज को देखेंगे कि भैया हमारा मीटर है, उसमें हमारी V लिखा हुआ है, ठीक है, और अमीटर होगा तो A लिखा होगा मीटर में। अगला सवाल क्या कह रहा है, एमीटर डायल पर प्रतीक X का क्या है, ठीक है, X क्या है। अब ये इसकी बात कर रहा है, ये क्या है, तो सबसे पहले आंसर बता देते हैं। ये क्या है हमारा, पोजीशन इंडिकेटर। इसमें भी हमारा आई थिंक दोनों आंसर सेम था, तो हमने अर्थिंग लिख दिया एक में हमने भैया परसेंटेज एरर ऑफ मीटर लिख दिया, और टाइप्स ऑफ मीटर तो था ही, ठीक है। ये था, ये दोनों सेम था। हमें सही आंसर की तरफ जाना है, बी ऑप्शन सही माना निम्मी में, और बी ऑप्शन सही है भी। ये क्या है, पोजीशन इंडिकेटर। अब इसी अमीटर, वोल्ट मीटर, कोई भी मीटर में ये जितने भी हमारे यहाँ पे सिंबल है उन सबका मतलब जान लेते हैं। अब सबका मतलब क्यों बता रही है मैम, अरे भाई यहाँ पे इसका पूछा है, कहीं पे किसी का पूछ लेगा, आज नहीं तो कल आपको काम आएगा, ठीक है। ये वाला जो बल्कि यहाँ पे बना भी हुआ है, ये वाला देखिए फिगर, इसमें देखिए ये वाला सिंबल बना हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है मूविंग कॉइल द परमानेंट मैग्नेट, जिसका मूविंग कॉइल है वो क्या है, परमानेंट मैग्नेट का है। अब यही फिगर बना होता है डायोड की तरह, तो मूविंग कॉइल विथ रेक्टिफायर हमारा उपयोग हो रहा है मीटर में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा ये वाला अगर बनेगा तो वर्टिकल पोजीशन को दर्शा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या दिखा रहा है, पोजीशन इंडिकेटर लिखा हुआ है, और ये किस वाले को दिखा रहा है। अगर सवाल आपसे पूछ ले कौन से पोजीशन को दिखा रहा है,
टू वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, याद रखिए कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ भी ऐसा ले आ रहे हैं हम, अगर अलग से टेबल अलग से कुछ भी फिगर, तो वो कंपटीशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो साफ दिख रही है? चलिए, ये वर्टिकल पोजीशन, वही हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए ऐसा आपको बना हुआ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। अगला है हॉरिजॉन्टल पोजीशन विथ प्लस माइनस। अब देखो है तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन साथ में प्लस लिखा होगा ऊपर में, प्लस माइनस 10 जितना परसेंटेज का एरर होगा, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन विथ प्लस माइनस 10 एरर परमिसिबल, मतलब 10% का एरर हम मतलब इसको जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं अगर ऐसा फिगर बना हुआ तो इंक्लाइन पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का पोजीशन पे हम इसका रीडिंग लेंगे। ठीक है, ये दिखाता है हमें कि भैया ये हम रीडिंग लेने के लिए ये वाला फॉलो करेंगे, रीडिंग लेने के ये वाला फॉलो करेंगे। वहीं स्टार अगर आ जाए, स्टार भी बना हुआ है यहाँ पे, देखिए सबका मतलब बता दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब बता दिया, ये 2 हमारा गैप का बता रहा होगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन और स्टार की बात कर रहे हैं। स्टार की अगर बात करें तो स्टार के अंदर 0 लिखा होगा तो नो टेस्ट वोल्टेज। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा नो टेस्ट वोल्टेज। 1 लिखा होगा तो टेस्ट वोल्टेज 1 किलो वोल्ट, इसको टेस्टिंग के लिए 1 किलो वोल्ट का हम सप्लाई दे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए 2 लिखा होगा तो 2 किलो वोल्ट। ठीक है, टेस्टिंग वोल्टेज 500 वोल्ट के लिए हमारा केवल स्टार बना होगा। इस वाले में देख लेते क्या बना है, नहीं 2 लिखा है तो 2 किलो वोल्ट वाला हमारा टेस्टिंग वोल्टेज होगा। ठीक है, ये खाली स्टार बना रहेगा तो टेस्ट वोल्टेज 500 वोल्ट होगा। ठीक है, सिर्फ 500 वोल्ट, नॉट कि 500 किलो वोल्ट, नहीं वोल्ट। इस तरह से बनेगा तो ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से हमारा बना रहेगा, जैसे कि ये देखो, ये हमारा बना हुआ है, ये 1 लिखा है, ये वर्टिकल वाला है, स्टार 2 है, और ये फिगर ये वाला है। ठीक है, ट्राइंगल में लेकर के ऐसे ये वाला सिंबल बना हुआ है। तो अटेंशन, रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर यूज, इसको यूज करने से पहले अगर किसी इसमें अमीटर, वोल्ट मीटर, किसी एनालॉग मीटर में ऐसा बना होगा तो समझ लेना कि ये बोल रहा है इसको उपयोग करने से पहले एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे इसका, और ऐसा बना होगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखा रहा है। चलो हाँ, इस तरह से हमने सबको कवर कर लिया विदाउट एनी डाउट, सब समझ में आ गया होगा, आंसर भी हमने बता दिया। चलो अब क्या बोल रहा है, वोल्ट मीटर पर संख्याओं द्वारा चिन्हित प्रत्येक विभाजन का मूल्य क्या है। हर एक मूल्य, जैसे वो विभाजन है 0 से 2 आया, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, ये वाला इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी देखो सबका पूछ रहा है ना, इसका 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 6 विभाजन है, इस 6 विभाजन का क्या वैल्यू होगा। तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से बताना चाहते हैं आपको कि आपके इमेज की पीडीएफ में हमारा दोनों ऑप्शन में 2 वोल्ट 2 वोल्ट लिखा था, तो हमें तो सही वाला बताना है, और 2 वोल्ट तो है भाई, तो बी को ऑप्शन सही माना था, तो हमने यहाँ बी दिखा दिया आपको। साथ में 3 वाले को भाई गलत भी तो दिखाना होगा, तभी ना, दोनों कैसे सही होगा, तो 3 वोल्ट वहां लिख दिया। इतना समझ में आया, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तो आपने गिन लिया, भी होता है कि हम गिनने में समर्थ होता है कि मतलब डिवीजन हम गिन नहीं पाते, तो हम क्या करेंगे, एक में हम देख लेंगे कितने भाग हैं। ठीक है, कितने भाग है देखो, 1 2 3 4, इसको कलर चेंज करके समझाएंगे। ठीक है, समझ में अब यहाँ आ गया है तो समझा देते हैं, वरना तो कोई दिक्कत नहीं था। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 2 2 2। अब देखो पूरा टोटल स्केल कितने का है, टोटल स्केल, ठीक है, कितने का है, 10 है, 10 भाग है, टोटल स्केल नहीं, टोटल डिवीजन डाल देते हैं। ठीक है, टोटल डिवीजन, ठीक है, टोटल डिवीजन या टोटल भाग, कुल भाग। भैया हिंदी वाले भी समझ ले, समझ के इंग्लिश में बोल ले। ठीक है, अब कितने भागों में बटा हुआ है, तो कितना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग, कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भाग में, तो 10 बटा 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 2 वोल्ट, 5 दूनी 10, तो 2 वोल्ट क्या हो जाएगा इसका, पर पार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं कितने भागों में बटा हुआ है, टोटल डिवीजन, नहीं कितने भाग में, भागों में
बटा हुआ है। देखो राइटिंग के लिए कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता मेरी राइटिंग खराब है और मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, बट मुझे फर्क नहीं मैंने कोशिश की सही करने के लिए, बट मेरा मानना है कंटेंट होना चाहिए, आपके दम होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उस चीज में, आप जो लिख रहे हैं उस चीज में, तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, मैंने जब डिप्लोमा किया, बाकी एग्जाम्स दिए, तो सब में टीचर्स ने बोला कि तुम लिखती सही हो, इस वजह से नंबर मिल रहे हैं, अदरवाइज क्या राइटिंग भी खराब हो और फिर लिखो भी नहीं सही, गड़बड़ सड़बड़ लिखो कुछ भी, तो तब नंबर काटते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ डिवीजन 20 लिखा होता, ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए 20 लिखा हुआ है। अब ये पूछे कि आपको ये कितना हमारा होगा, मतलब बराबर 5 ही भागों में बांटा गया, 1 2 3 4 5 भागों में बांटा, तो हमें तो पता है कि भैया कैसे निकालेंगे, तो 5 चौके 20, तब हमारा जो बीच का गैप है वो 4 वोल्ट का आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, होप समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पैनल मीटर की यांत्रिक शून्य त्रुटि को कैसे ठीक किया जाता है? हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। ठीक है, मैकेनिकल जीरो एरर होता है मतलब कि जब इस पे कुछ भी लोड नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी हम नहीं करवा रहे हैं, मीटर रखा है हमारा, तब भी इसकी जो सुई है वो जीरो पे नहीं है। ठीक है, क्या बोला मैंने, तब भी उसकी जो सुई है वो जीरो पे नहीं है, यानी वो पॉइंटर जीरो पे नहीं है, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल जीरो एरर। अब उसको सही कैसे किया जाता है, तो उसको सही करने का हमारा तरीका क्या है, एडजस्ट जीरो स्क्रू। जीरो स्क्रू को हम एडजस्ट करेंगे। आप समझ लो जीरो स्क्रू कहाँ होता है, ये रहा हमारा मीटर, कोई मीटर होगा, वोल्ट मीटर, अमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर, अमीटर या कुछ भी, ओम मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या कि ये वैल्यू जीरो पे नहीं है, आप देख सकते हैं ये हमारा जीरो के थोड़ा पीछे, ये जीरो के आगे भी हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, तो अगर आपको इसको जीरो एरर से बचाना है कि इसमें एरर ना आए, तो आप क्या करेंगे, एकदम पॉइंटर के नीचे एक स्क्रू होता है। ठीक है, अभी मौका मिले तो ये भी समझाया जाएगा प्रैक्टिकल करके आपको। ठीक है, इस जीरो स्क्रू कहते हैं, जीरो एडजस्ट स्क्रू बोलते हैं इसको। एकदम बिल्कुल स्लाइड से थोड़ा सा खसका करके हम जीरो पे सेट कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जीरो एरर को हमने सेट कर दिया। ठीक है, एडजस्ट जीरो स्क्रू। अब यहां पे मैंने ये अलग से क्यों लिखा, देखो आपके एग्जाम में, आपके निम्मी की पीडीएफ में ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सेम था। ठीक है, पहली चीज सी को वो सही माना है, ठीक है, सी को वो सही आंसर माना है, बट रिप्लेसिंग नहीं होता। मूविंग कॉइल को हम रिप्लेस करके जीरो एडजस्ट नहीं करते हैं। इसका मौका मिला तो पूरा प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा खोल करके कि भैया कैसे कैसे हमारा वोल्ट मीटर या अमीटर के अंदर का क्या होते हैं, किसी भी गेज का, किसी मीटर का। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिगर के द्वारा आपको समझा दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एडजस्ट जीरो स्क्रू। तो हमने क्या किया आपको समझाने के लिए कि आप एग्जाम में जाइएगा, अब आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आते ही दिमाग में ये फोटो क्लिक होनी चाहिए, साथ में आपको ये क्लिक होना चाहिए। क्या करेंगे, जीरो एडजस्ट स्क्रू। अगर ऑप्शन में रहा तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, नहीं ऑप्शन में रहा तो भी आप सीख करके जाइए, क्योंकि निम्मी पीडीएफ जो पैटर्न होता है ना, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो वो आंख बंद करके ऐसे बनाते हैं, मतलब जैसा पीडीएफ में दिया वैसे कर देते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप चीजों को जानते रहें। आप वहां जाकर के बीसी रट कर गए, मान लो वहां जाके भूल गए, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां जाके भूल गए, लेकिन चीजों को समझे रहोगे तो वहां जाके नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वहां जाके आपको याद आएगा, सी क्वेश्चन देखते कि अरे नहीं यहाँ तो मैम ने बताया था एडजस्ट जीरो स्क्रू होगा। ठीक है, तो एकदम से क्लिक करेगा। लेकिन अगर यही रट के गए हो तो समझोगे अरे आप बी वाला लगाया कि सी वाला लगाया। मान लो आपने बी वाला लगा दिया, एक नंबर कट गया, है ना, क्योंकि उसने तो सी को सही मान रखा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। समझ में आया, पॉइंटर को रिप्लेस नहीं करेंगे भैया। चलो आगे चलते हैं। विच कंडीशन, चलो ठीक है, विच कंडीशन द मैकेनिकल जीरो एरर ऑकर्स इन पैनल मीटर। अभी देखो पैनल मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, पैनल मीटर नहीं, सेकंड वालों पर है। ठीक है, एक होता है पीएम पैनल मीटर, एक होता है डीपीएम डिजिटल पैनल मीटर, और एक होता है एपीएम। ठीक है, एनालॉग पैनल मीटर। ठीक है, एनालॉग। तो राइटिंग के लिए मत बोलना, पहले मैंने अपनी स्टोरी बता दी आपको कि भैया राइटिंग नहीं सही है, लेकिन आप कंटेंट बिल्कुल प्योर पाओगे, बहुत एकदम दिल से बनाते हैं। ठीक है, चलो पैनल मीटर में यांत्रिक शून्य त्रुटि किस स्थिति में होती है। अब कौन सी कंडीशन में हमारी ये पैनल मीटर में
मैकेनिकल जीरो एरर आता है, समझ लो इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। जीरो एरर की बात कर रहे हैं ना, शून्य एरर, जीरो एरर। और अभी जस्ट हमने आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि जीरो एरर को हम ऐसे सही करते हैं, और कब होता है, जब हमने बिल्कुल यूज नहीं किया, इसको नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, और यूज करने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे जीरो एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं सुई इधर से उधर तो नहीं है। और चेक कैसे करना है, किसी भी मीटर को हमें चेक करना होगा तो बिल्कुल नाक की सीध में हम उसको पॉइंटर को देखेंगे, कभी भी पॉइंटर को इधर से नहीं देखना है, नहीं इधर से देखना है। जब आप मीटर जा रखे हो उसके एकदम 90 डिग्री पे आपको देखना है, ठीक है। तो हम कौन से कंडीशन में आता है, एकदम नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब जब हम यूज ही नहीं कर रहे, सामान्य स्थिति है, तो वहां पे हमें जीरो एरर देखने को मिलता है। चलो चारों देख लेते हैं हम एक बार। मैकेनिकल जीरो एरर की बात कर रहा है तो सुई पॉइंटर शून्य पर नहीं, जबकि कोई इनपुट नहीं दिया गया, मतलब कोई इनपुट नहीं दे रहे, फिर भी सुई अपनी जगह पे नहीं दी है। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में। और ये बता रहा है, याद रखने का ट्रिक, बिना लोड के भी सुई हिले तो गड़बड़ है। ये याद रखने का तरीका है, मैंने आपको बताया, बिना लोड, मतलब लोड लॉजिकली चीज ये सोचो ना कि अगर लोड नहीं दिया तब भी सुई हिल रही है, मतलब हमने अभी ऑन ही नहीं किया तब भी सुई हिल रही, गड़बड़ है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि आपके ऑप्शन में था, ठीक है। मीटर हर रीडिंग पर गलत मान दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है, मतलब आप कितनी भी रीडिंग ले रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, तो हर गड़बड़ रीडिंग दिखाता है। वोल्टेज या करंट जोड़ने में, मतलब लोड हम देंगे, इसको सप्लाई देंगे कि भैया आप ये मेजर करो, तो उस पे हमें गलत दिखाएगा, शुरू से ही गलत। कैलिब्रेशन की जरूरत, ठीक है, याद करने का क्या तरीका दे रहे हैं, शुरू से ही गलत कैलिब्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। कैलिब्रेशन कैसे होता है, मतलब इसको जो भी उपकरण है हमारा जो गड़बड़ है, उसको हम आइडियल एक उपकरण रखते हैं जो बिल्कुल सही प्रॉपर है, उससे मैच करते हैं और उसी के अराउंड हम उसको सेट कर देते हैं, ठीक है। पर्यावरण त्रुटि, ये तो एनवायरमेंटल त्रुटि है, ये तो अपने आप कहते हैं। तापमान, चुंबकीय क्षेत्र या नमी से रीडिंग बदल जाती है, ठीक है। जहां मॉइस्चर आ रहा है वहां की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में आया तब, और हमारा टेम्परेचर की वजह से रीडिंग बदल जाती है। तो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ने पर भी बदल जाता है। प्रकृति की दखल अंदाजी, ठीक है, ये याद करने का तरीका लिखा हुआ है, लॉजिकली चीजें है, इतना भी याद, ऐसा थोड़ा कि याद नहीं होगा। पैरेलैक्स त्रुटि, आपके ऑप्शन में एक लास्ट वाला ऑप्शन था पैरेलैक्स त्रुटि, कोण से देखने पर गलत रीडिंग। अब इसको क्या कहते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट हमारा कॉम्पिटिशन लेवल में बहुत काम आने वाला है। जब आपसे बोले पैरेलैक्स त्रुटि क्या होती है, मतलब अभी ने बताया कि मैंने रीडिंग हमेशा 90 डिग्री प्लान, ना कभी इधर से लेना है ना कभी इधर से लेना है, चाहे ऊपर से देख रहे हो चाहे नीचे से, ऐसा नहीं होगा रीडिंग। तो उसको क्या कहते हैं, उस तरीके को क्या कहेगा, पैरेलैक्स एरर। तो कोण से देखना है, किसी भी एंगल बना करके हम नहीं देखेंगे तो वो हमारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। स्केल को तिरछा देखने पर, मतलब स्केल को हम तिरछा नहीं देखेंगे, आंख सीधी रीडिंग सीधी, ठीक है, तरीका अच्छा है, आंख सीधी रीडिंग सीधी। चलो इतना समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने समझा दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेयर ऑफ द मेटल स्ट्रिप यूज इन बैटरी सेल। अब देखो बैटरी सेल में दो पेयर यूज होते हैं, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक, कनेक्शन करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही चाहिए हमें जब कनेक्शन बनाना है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं, बैटरी की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनके लिए भी है। आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा मेरे समझाने के तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये केमिकल इलेक्ट्रोलाइट है, इसको क्या कहेंगे, जो केमिकल भरा रहता है हमारे सॉरी, वरना कुछ बच्चे फिर मैसेज कर देंगे कि इसका ये नहीं ये होगा, जबकि बता दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो केमिकल हमारा भरा होता है जार में, मतलब जिस बैटरी में, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। और कैथोड और एनोड भी होगा यहाँ पे, ठीक, कार्बन रॉड हमारी कौन सी यूज हो रही है वो दिखा रहा है कि मतलब अगर रॉड यूज हो रही है तो पर्टिकुलर, जैसे इलेक्ट्रोड से है तो इलेक्ट्रोड दो होंगे, ये कौन से मटेरियल का बनेगा, ये कौन से मटेरियल का बनेगा, वो भी टेबल हम आपको समझाएंगे। फिलहाल क्या कहते हैं, दो रॉड रहती है उनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। कैथोड, पॉजिटिव वाले को कैथोड बोलेंगे, नेगेटिव वाले को एनोड बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आप देख सकते हैं इस तरह से डिफरेंट मेटल के होते हैं दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों सेम मेटल के, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक करंट बहने लगती है, देखो ये डिफरेंट मेटल का है, ये दूसरे मेटल का है। केमिकल में यानी इलेक्ट्रोलाइट में हमने डाला दोनों इलेक्ट्रोड को, हमारा बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है। चलिए अगला है
विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन लीड एसिड बैटरी। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट पिछले ऑप्शन में था, अब बोला है कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम लेड एसिड बैटरी में, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, ठीक है, लेड एसिड बैटरी से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं हम लेड एसिड में। कौन सा? H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। चलो इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, कौन कौन सा हमारा बैटरी का है, टाइप का बैटरी है वो दिखा रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्लासिफिकेशन, मतलब कौन से टाइप में आता है। दो प्रकार की बैटरी होती है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब कि भाई एक बार ये आ गया, अब ये यूज होगा तो फेंका जाएगा, जैसे आपके फोन का सेल, फोन का नहीं, घड़ी की सेल होती है, आप यूज करते हो फिर उसको फेंक देते हो, है ना, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो जो रिचार्ज नहीं कर सकता, मतलब जिसको एक बार यूज करते हो तो प्राइमरी कहते हैं। जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे आपके घरों में लगा इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी, उसको हम वापस चार्ज करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होता है, हम घरों में लाइट देता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, तो हमारा सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है, वो बता रहा है। अब ये हमारा दो इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहा है, एक तो निगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दोनों के बारे में आपको अभी जस्ट बताया कि दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं। कार्बन जिंक यूजुअली कॉल्ड लेवलांच सेल, लेवलांच सेल की बात कर रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी टाइप का होता है। उसके अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो जिंक होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें हम तो MnO2 कार्बन होगा, ठीक है। चलो कार्बन जिंक की बात करें, जिंक क्लोराइड जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, जिंक क्लोराइड भी एक प्राइमरी है। इसके तो मैक्सिमम का ना हमें बहुत प्रॉफिट ये है कि मैक्सिमम का हमें निगेटिव इलेक्ट्रोड पता होता है, क्या होता है, जिंक होता है। सिर्फ निकिल कैडमियम मेरे तो मुंह से निकल जा रहा है, बट बच्चों को सच में दिक्कत भी होगी पढ़ने में, ठीक है, कैडमियम। देखिए थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो ये मत बोला करो जल्दी खत्म करो जल्दी करो, मैं चीजें बहुत अच्छे उससे लेके आ रही हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम, चलो निकिल कैडमियम में जो कैडमियम है वो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और लिथियम मैग्नीशियम में लिथियम यानी पहले वाला निगेटिव हो जाएगा और इसमें दूसरे वाला निगेटिव हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। निकिल कैडमियम में दूसरा वाला हो जाएगा निगेटिव, और लिथियम मैग्नीशियम में पहला वाला हो जाएगा निगेटिव। ये प्राइमरी है हमारा, ठीक है, ये सेकेंडरी है भैया, निकिल कैडमियम सेकेंडरी है, बाकी मैक्सिमम आपको प्राइमरी ही दिखेंगे। मरकरी ऑक्साइड सेल भी प्राइमरी है, सिल्वर ऑक्साइड सेल भी प्राइमरी है। और इसका बात करेंगे अल्कलाइन मैंगनीज डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये प्राइमरी भी है और रिचार्जेबल भी है, मतलब दोनों तरीकों में मिल जाता है हमें, ठीक है। चलो हमने निगेटिव इलेक्ट्रोड समझ लिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये है हमारा मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। अल्कलाइन मैंगनीज की बात करते हो मैंगनीज डाई ऑक्साइड होगा, मर्क्यूरिक एसिड ऑक्साइड होगा, सॉरी सिल्वर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, निकेल हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और आयोडीन। तो मैक्सिमम किसका पूछता है, हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड पूछता है, जो कि क्या है, जिंक, और इसका कैडमियम, इसका लिथियम। ये याद कर लेना, थोड़ा सा हम ये याद कर लेंगे और ये याद कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला समझते हैं, ये वही नाम है हमारा। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछता है कि कौन सा यूज हो रहा है, प्लस आउटपुट वोल्टेज पूछता है, ठीक है। लेवलांच सेल का आउटपुट वोल्टेज पूछेगा तो 1.5, मैक्सिमम का हमारा 1.5 है, ठीक है, ये भी 1.5 है। सिल्वर डाइऑक्साइड का पूछेगा तो ये 1.5, अल्कलाइन डाइऑक्साइड का पूछेगा तो हमारा ये भी 1.5, और कार्बन जिंक लेवलांच और जिंक क्लोराइड का पूछेगा तो 1.5, ठीक है। बाकी इसका देखिए ये पूछेगा आपसे, निकिल कैडमियम का हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना था, 1.2, और लिथियम मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा होता है 3 से 6 वोल्ट, ठीक है। मर्क्यूरी का 1.35 वोल्ट, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड ZnCl, जिंक क्लोराइड। ऐसा समझना मत कि केमिस्ट्री चल रहा है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। फिगर इसलिए मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आने वाला है। कार्बन जिंक इंपॉर्टेंट, जिंक क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। और आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट यही पूछता है आपसे, ठीक है। अगर पूछेगा तो आप बाकी भी देख सकते हैं, बस आप देखिए नॉर्मल, इतना रटने की जरूरत नहीं है।
जो जो बताया है इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात कर रहा है तो लेवलांसिस सेल हमारा फ्लैश लाइट, रेडियो टेप, बैटरीज और जनरल पर्पल के हमारा उपयोग होता है। और वहीं हम जिंक क्लोराइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेवर, इलेक्ट्रिक नाइफ्स जो हम यूज करते हैं, ट्रांसमीटर, कडल्स, ड्रिल वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। कैमरा, इन सब में हमारा ये यूज होता है। ये पूछने वाली चीज नहीं है, ये आपके जानकारी के लिए दी गई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इलेक्ट्रोलाइट है और हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड, और पूछेगा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, है ना। कौन से वाले के पूछा था? लेड एसिड। लेड एसिड का इसमें है सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम ले आएंगे, तो ये मत कहना कि यार इतना बड़ा टेबल समझा दिया है नहीं, ठीक है। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे, परेशान नहीं होना। हाउ बैटरीज आर क्लासिफाइड, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया कि बैटरीज को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में, ठीक है, हो गया। अगला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द रेटेड आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड सेल। हमने कहा था पूछेगा आपसे सिल्वर ऑक्साइड सेल का, पूछा है कि रेटेड वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, 1.5, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 1.5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ आपकी आज की क्लास खत्म होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में, यानी कि जो क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होती है उसमें आप बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सेम एनर्जी के साथ। गुड नाइट।